हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के पार्ट थर्ड में बालक का विकास का परिणाम है। तो बालक का विकास का क्या परिणाम है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी है वातावरण का, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतरक्रिया का, ऑप्शन डी है आर्थिक कारकों का। तो बालक का जो विकास का परिणाम है वह है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसमें वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों सम्मिलित होते हैं बालक के विकास में। आगे देखेंगे, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर एक है इसका एकीकरण का सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर बी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है अंतःसंबंध का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होती है बालक शैशवावस्था से लेकर गर्भावस्था से विकास जो होता है वह परमानेंट होता रहता है मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, मृत्यु के बाद नहीं, लेकिन मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक विकास चलता रहता है। ठीक है, तो विकास जो है वह कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो सिद्धांत है वह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। आगे देखेंगे, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो किस चीज़ में भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में विकास की दर, विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी जो होते हैं वह विकास की दर जो होती है वो भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक या शारीरिक, गामक या नैतिक? तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वह नैतिक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो तथा इन्होंने क्या नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है भय, बी है घृणा, सी है आश्चर्य, डी है भूख। यहाँ पे क्या कि मूल प्रवृत्ति अर्थात जिज्ञासा का संबंध संवेग की बात की गई है। तो वह होगी मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो वह संवेग है आश्चर्य। ठीक है, क्योंकि जब जिज्ञासा होगी तो क्या उसका जो संबंध जो होगा वह आश्चर्य से होगा, ना कि भय, घृणा और भूख से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऑप्शन नंबर बी है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो एक अध्यापक की दृष्टि से सर्वोत्तम कथन वो है, क्या वह प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 कोष, ऑप्शन नंबर बी है 1 कोष, ऑप्शन नंबर सी है कई कोष, ऑप्शन नंबर डी है कोई कोष नहीं। तो मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः जो घटित होता है केवल 1 कोष पे घटित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो वह इसका ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन नंबर बी है अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है प्रशिक्षण और अधिगम, ऑप्शन नंबर डी है शक्ति और गति। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति और गति। आगे देखेंगे, ब्लैंक की अवस्था तथा बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 अथवा 4 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी है 6 अथवा 7 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी है 8 अथवा 9 वर्ष में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कहा गया है बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां कौन सी अवस्था में पूर्ण विकसित हो जाती हैं? तो वह होती हैं
8 और 9 वर्ष की अवस्था में। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? 8 और 9 वर्ष की अवस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां जो होती हैं पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो भाई कौन सी अवस्था है? ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर कहा है बालकों की नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। तो वह अवस्था जो होती है उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि इसमें बालक जो होता है खोजबीन करने लगता है। ठीक है, तो वह अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था की। और किशोरावस्था को हम लोग तूफान तथा मानसिक संवेग उथल पुथल हो रहे होते हैं, इसलिए इसे तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्होंने इसके संघर्ष व तूफान की अवस्था किसने कहा? तो वह कहा स्टैनले हॉल ने, और इसको एडोलेसेंस पुस्तक भी स्टैनले हॉल ने ही लिखी है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है तो कौन सी आयु में? ऑप्शन नंबर ए है 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ष। तो तर्क और जिज्ञासा की शक्ति का विकास होता है तो वह होता है 11 वर्ष की अवस्था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है तो उत्तेजना किस चीज़ का भाग है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक विकास का, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक विकास का, ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक विकास का, ऑप्शन नंबर डी है जो है मानसिक विकास का। तो ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना किस चीज़ का भाग है? उत्तेजना जो है वह संवेगात्मक विकास का भाग है। आगे देखेंगे। क्योंकि उत्तेजना जो है उत्तेजना क्रोध वगैरह ये क्या है? हमारे संवेग हैं, तो ये संवेगात्मक विकास का भाग है। आगे देखेंगे। बुद्धि परीक्षण के निर्माता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए लेवेंटर, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन नंबर सी है विलियम स्टर्न, ऑप्शन नंबर डी है अल्फ्रेड बिने। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता जो कहे जाते हैं वे कहे जाते हैं अल्फ्रेड बिने, तथा एक कारक बुद्धि का सिद्धांत भी दिया था अल्फ्रेड बिने ने। आगे देखेंगे। प्रतिबिंब अवधारणा में प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी है प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन सी है समस्या समाधान, ऑप्शन डी है विचारात्मक प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विचारात्मक प्रक्रिया। क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक संकेत एवं भाषा शारीरिक विकास और मानसिक क्रिया अंतर्निहित बताई गई है। तो वह विचारात्मक क्रिया इसके अंदर सारी क्या है क्रियाएं हैं वो सारी अंतर्निहित हैं। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उनके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए है परनिर्भरता, ऑप्शन बी है स्वप्रेम की भावना, ऑप्शन सी है जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर डी है दोहराने की प्रवृत्ति। जब शिशु जो होता है वह छोटा होता है तो वह वस्तुओं को फेंक कर तथा उनके अंदर क्या होता है खिलौने को तोड़ फोड़ कर देखता है उसके अंदर क्या कौन सी भावना विकसित होती है। तो उसके अंदर जो भावना विकसित होती है वह होती है जिज्ञासा, क्योंकि वह देखना चाहता है खिलौने के अंदर क्या है। ठीक है, तो वह ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात जिज्ञासा की प्रवृत्ति को दर्शाता है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी है संज्ञान विकास, ऑप्शन नंबर डी है नैतिक विकास। तो शारीरिक आकार में वृद्धि किस टाइप से होती है? तो शारीरिक विकास में ना तो संवेग जो होते हैं वो अंतर्निहित होते हैं, संज्ञान भी और नैतिकता भी, लेकिन जो शारीरिक आकार में वृद्धि की बात की वो होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्राकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी है समस्या प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ऑप्शन नंबर डी है प्राकल्पना का निर्माण करना। यहाँ पे समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहले चरण की बात हुई है, वह होगा समस्या के प्रति जागरूकता, क्योंकि जब तक जागरूक नहीं होगा तो वह कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके पहले उसके जागरूकता होनी चाहिए। वृद्धि का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए है आकार व भार से, ऑप्शन नंबर बी है केवल आकार से, ऑप्शन नंबर सी है केवल भार से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। वृद्धि की बात की गई है तो वृद्धि का जो संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा आकार व भार से, क्योंकि आकार और भार ही वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, ना आकार ना केवल आकार ना केवल भार, क्योंकि इसमें दोनों जब होंगे तभी उसकी क्या वृद्धि संभव है।
आगे देखेंगे किशोरावस्था की अवधि है। ऑप्शन नंबर ए है 12 से 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 10 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 20 से 25 वर्ष। यहाँ पे किशोरावस्था की अवधि की बात की गई, वह होगी 12 से 19 वर्ष, क्योंकि इसे तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा गया है तथा एडोलसेंस पुस्तक जो है वह स्टैनले हॉल ने दी है। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम किसने दिए हैं? संबंधी नियम है वंशक्रम ऑप्शन नंबर ए है प्रयासों का नियम, ऑप्शन नंबर बी है सीखने का नियम, ऑप्शन नंबर सी है समानता का नियम, ऑप्शन नंबर डी है स्वास्थ्य का नियम। यहाँ पे वंशक्रम संबंधी नियम जो है वह समानता के नियम से संबंधित, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान है, ऑप्शन नंबर सी है एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पे वृद्धि एवं विकास का जो संबंध है वह क्या हो, तो एक दूसरे के वृद्धि और विकास क्या है, एक दूसरे के पूरक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे बाल विकास का सही क्रम है, तो बाल विकास का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बाल्यावस्था इसमें लास्ट में दी हुई है। यहाँ पे देखेंगे बी वाला पूर्ण किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और किशोरावस्था, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर किशोरावस्था होता। ऑप्शन नंबर सी है मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बाल विकास का सही क्रम जो है वह होगा सी। बाल्यावस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है। आगे देखेंगे विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए है विकास में वृद्धि से तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि से, ऑप्शन नंबर बी है संवेग में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है वजन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है आकाश सोच समझ कौशल में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य जो है वह है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि से तात्पर्य है विकास से। ठीक है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए है स्नायुमंडल, बी है स्मृति, ऑप्शन नंबर सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है समायोजन। यहाँ पे शारीरिक विकास का क्षेत्र बताया है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है वह क्या है स्नायुमंडल। ठीक है, ना कि स्मृति, अभिप्रेरणा तथा समायोजन, क्योंकि शारीरिक विकास जो होगा वह स्नायुमंडल से संबंधित होगा। आगे देखेंगे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो मानसिक विकास को जो प्रभावित करता है वह ऑप्शन नंबर ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी है परिवार का वातावरण, ऑप्शन नंबर सी है परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ये सारे कारक जो हैं मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वंशानुक्रम भी प्रभावित करेगा, परिवार तथा वातावरण भी प्रभावित करेगा, तथा सामाजिक स्थिति भी बालक को मानसिक विकास को प्रभावित करती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसका जो अगला पार्ट है वह आपको जल्द ही मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले हमारे और भी 2 पार्ट हैं वो नहीं देखें तो उन्हें आप ज़रूर देख लें। ये आपका पार्ट नंबर 3 है मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।